हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का जो वीडियो है वो बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जो स्मृति काल है। स्मृति काल के अंतर्गत जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, जैसे राजनीतिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी और आर्थिक स्थिति क्या थी, यानी सूत्र काल में जो विभिन्न प्रकार की जो स्थितियां थी, उन स्थितियों के परिवेश के संबंध में आज हम बात करेंगे। सूत्रकाल के बाद में जो स्मृति काल आया या वैदिकोत्तर काल में जो स्मृति काल आता है, उस स्मृति काल में जिन ग्रंथों को लिखा गया उनका जो महत्व है वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और साहित्यिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व रखता है। चूँकि वैदिकोत्तर काल में जिन स्मृति ग्रंथों को लिखा गया, उन ग्रंथों से हमें प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में विविध प्रकार की जानकारी प्राप्त हो पाती है। और ये जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय की जो स्मृति काल था, इस समय की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो पाती है। स्मृति काल की जो राजनीतिक स्थिति थी, जो धार्मिक स्थिति थी, जो सामाजिक स्थिति थी, वो किस प्रकार की थी, उस पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। वैदिकोत्तर काल में जो हिंदू धर्म के या हिंदू धर्म से संबंधित कई प्रकार के महत्वपूर्ण ग्रंथों को लिखा गया और इनकी रचना इस काल में हुई, और इन ग्रंथों में जो स्मृतियाँ थी वो स्मृतियाँ अपना पृथक और महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। स्मृतियों को धर्म ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, यानी इतिहास में स्मृतियों को धर्म ग्रंथ के रूप में उनकी पहचान या उनको इस नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है, उसके संबंध में अनेक प्रकार की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो मात्र हमें स्मृति ग्रंथों से ही प्राप्त हो पाती है। स्मृति ग्रंथों की जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि इन स्मृति ग्रंथों में जो है वो अधिकार, कर्तव्य, सामाजिक नियम एवं जो शासन की विधियां थी, उन विधियों को व्यवस्थित करने के लिए जो नियम और विभिन्न प्रकार के जो विषय हैं, उन विषयों पर इनमें विस्तृत रूप से विवेचन दिया गया है। स्मृतियों में मुख्य और महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं उसमें मनु, विष्णु, नारद और याज्ञवल्क्य के रचित जो स्मृति ग्रंथ है, उन ग्रंथों की गणना की जाती है। विष्णु स्मृति को छोड़कर जितनी ये अन्य स्मृतियां हैं वो सब पद्यबद्ध है, और स्मृतियों में जो सबसे प्राचीन है, जो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक है, वो मनुस्मृति को माना जाता है। इस प्रकार ये जो स्मृतियों का काल रहा है या वैदिकोत्तर काल में जो स्मृति ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनसे हमें भारतीय सभ्यता, भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय विधि विधान, भारतीय लोगों के जो अधिकार थे, जो कर्तव्य थे, उनके विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। स्मृति काल में जो राजनीतिक स्थिति थी, वो राजनीतिक स्थिति किस प्रकार से थी, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस काल में भी सूत्रकाल की भांति जो थी वो राजनीतिक एकता का इस समय भी नितांत अभाव था, और राजनीतिक एकता के नितांत अभाव होने के कारण ही भारत में ये जो राजनीतिक एकता का बिखराव है वो इस काल में भी हमें देखने को मिलता है। ग्राम जो थी वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। 10 ग्रामों का जो समूह का जो अधिकारी था उसको दशी कहा जाता था। 20 ग्राम का जो प्रबंध करता था उसको विशी, और जो 100 ग्रामों का प्रबंध करने वाला अधिकारी होता था उसको शतेश, तथा 1000 ग्रामों का जो व्यवस्था करता था उस ग्राम के अधिकारी को सहस्त्रेश कहा जाता था। राजा के जो सचिव हुआ करते थे उन सचिवों को सहाय्य कहा जाता था, और प्रधानमंत्री जो हुआ करता था उसे मुख्य मात्य के अंतर्गत 6 या 7 अमात्यों की जो मंत्री परिषद हुआ करती थी वो उसके अंदर हुआ करती थी। राजकीय जो अधिकारी थे उनको मुक्त कहा जाता था, तथा जो विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे उनको महामात्य कहा जाता था। स्मृति काल में जो प्रशासन था वो
जो पद्धति थी उसके अनुरूप उसको संगठित किया गया था। राज्य के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ था स्मृति ग्रंथों में। राष्ट्र में राजा प्रजा पर शासन करता था तथा राजा का जो पद सामान्य परिस्थितियों में वंशानुगत हुआ करता था। राजा का सबसे बड़ा जो कर्तव्य था वो धर्म का संरक्षण करना, प्रजा का पालन करना और प्रजा के संदर्भ में जो उनके विभिन्न प्रकार के जो दायित्व थे उन दायित्वों का निर्वहन करना होता था। विष्णु स्मृति में यह उल्लेख मिलता है कि विजयी राजा के लिए यह निर्देश है कि वह विजित क्षेत्र में के धर्म को नष्ट नहीं करे, अर्थात कोई राजा अगर किसी क्षेत्र पर अधिकार कर लेता था तो वहाँ के धर्म को नष्ट करने का विधान उसके लिए नहीं था। इस समय जो स्वायत्त संस्थाएं थी, जो नगर जो गाँव की, जो नगरों की या कस्बों की जो देखभाल करती थी, वो संस्थाएं भी कार्यरत थी। नारद स्मृति में स्वायत्त जो संस्थाएं थी उन संस्थाओं के रूप में कुल, श्रेणी, गण, पूग, वात्र, पाषंडों का समूह और निगम व्यापारियों के समुदायों के समूह का उल्लेख भी हमें इसमें नारद स्मृति में मिलता है। इस प्रकार राजनीतिक स्थिति का स्वरूप स्मृति काल में इस प्रकार स्थित था। अगर हम सामाजिक स्थिति की बात करें तो स्मृति काल में सामाजिक स्थिति का स्वरूप कैसा था? स्मृति काल का जो समाज था वो वर्ण और आश्रम के जो नियम थे, जो प्राचीन नियम जो वैदिक आर्यों ने स्थापित किए थे, वो नियम अब भी समाज में प्रचलित थे। इस समय मुख्य रूप से दो ही वर्ग या दो ही वर्ण का अस्तित्व हमें देखने को मिलता है, जिसमें पहला वर्ण आर्य वर्ण था और दूसरा वर्ण अनार्य वर्ण था। आप सभी जानते हैं कि आर्य जो वर्ण था वो वैदिक आर्य वर्ण था और दूसरा जो वर्ण था अनार्य वर्ण, अर्थात शाम वर्ण से जो संबंध रखता था वो अनार्य वर्ण था। पूर्व की भांति आर्यों के जो 4 वर्ण थे वो भी समाज में इस समय विद्यमान थे और वरीयता के अनुसार जो ब्राह्मणों, क्षत्रिय एवं जो वैश्य वर्ण था उसको समाज में उनका वर्चस्व था और उनको सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। शूद्रों की स्थिति स्मृति काल में सूत्र काल की भांति ही दयनीय रूप में स्थित थी और स्मृति ग्रंथों में हमें अनेक प्रकार के जो दास हैं उन दासों का भी उल्लेख हमें इस काल में देखने को मिलता है। मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का तथा नारद ने नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, जो हमें इस समय की जो शूद्र वर्ण की जो स्थिति थी उस स्थिति से हम इस उल्लेख से अवगत हो पाते हैं। स्मृति काल में आकर जो स्त्रियों की स्थिति थी उसमें भी गिरावट के संकेत हमें इस काल में देखने को मिलते हैं। इस काल में स्त्रियों को पूर्ण रूप से पुरुषों के अधीन कर दिया गया था। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में, अर्थात उसका विवाह नहीं हो उससे पूर्व वो पिता के संरक्षण में रहती थी, विवाह के उपरांत वह पति के संरक्षण में रहती थी और जब वृद्धा अवस्था आती थी तो उस समय वह पुत्र के संरक्षण में उसको रहने का निर्देश शास्त्रकारों द्वारा दिया गया था। समाज में जो अनुलोम विवाह था उस विवाह को समाज में मान्यता मिली हुई थी। इस समय नियोग प्रथा का भी समाज में चलन था। याज्ञवल्क्य नियोग प्रथा को उचित मानते हैं। ये जो नियोग प्रथा थी, पति के मरने पर अब पति के छोटे भाई के साथ में विवाह करने की जो अनुमति हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे धर्म के जो सूत्रकार थे उनके द्वारा ये व्यवस्था समाज में दी गई थी। नारद ने भी जो नारद स्मृति में इस प्रकार की जो नियोग प्रथा थी, इस प्रथा को स्त्रियों के लिए मान्यता उनके द्वारा दी गई थी। इस प्रकार जो सामाजिक स्थिति सूत्रकाल में थी उसका सार रूप में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो सामान्य नहीं थी, यानी स्त्रियों की जो स्थिति थी वो काफ़ी कमज़ोर स्थिति हमें इस काल में देखने को मिलती है। अगर स्मृति काल की जो आर्थिक स्थिति थी वो आर्थिक स्थिति में कृषि और पशुपालन के साथ साथ व्यापार और जो वाणिज्य था वो अर्थव्यवस्था के प्रमुख अंग इस समय बन गए थे। स्मृति काल में कृषि के क्षेत्र में भी बहुफसली
जो कृषि का विकास हमें इस काल में देखने को मिलता है। अब वसंत ऋतु और शरद ऋतु में अलग अलग प्रकार की जो फसलें थी उनका उत्पादन होने लगा था। भूमि की उपज का 1/8 भाग से लेकर 1/4 भाग तक कर के रूप में लेने का प्रावधान इस समय देखने को मिलता है। स्मृति काल में जो राजा था वो व्यापारियों से परामर्श कर आयात शुल्क, निर्यात शुल्क, मूल्यों इत्यादि का निर्धारण राजा द्वारा किया जाता था। स्थल और जल दोनों मार्गों से ही इस समय व्यापार किया जाता था। क्रय विक्रय के लिए जो वस्तु विनिमय का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत भी हमें इस समय देखने को मिलता है। व्यापार शुल्क द्वारा राज्य को पर्याप्त आय होती थी और राज्य की आय का यह एक महत्वपूर्ण स्रोत हुआ करता था। वाणिज्य मार्गों पर शुल्क चौकियां स्थापित होती थी, जहां से उन चौकियों से उन मार्गों पर गुजरने वाले जो वाहन थे, व्यापारियों के जो काफिले थे, उनसे पैसा लिया जाता था, जिनकी देखरेख के लिए राजा द्वारा शुल्क शालिक नामक जो अधिकारी है उसकी नियुक्ति की जाती थी। इस काल में कई प्रकार के शिल्प और उद्योग धंधों का भी प्रचलन था। इस प्रकार ये स्मृति काल में जो राजनीतिक स्थिति, जो सामाजिक स्थिति, जो आर्थिक स्थिति रही है उस पर हमने इस पर चर्चा की है। धन्यवाद।